नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं नॉर्सेट की, और आज का हमारा ये चौथा सेशन है जिसमें आपको फिर से 10 क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो मिलने वाले हैं। और आज हमारा अर्धशतक यानी कि 50 क्वेश्चंस आज हम कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो इससे पहले अगर आपने 3 सेशन नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आज के सेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको 41 नंबर का दिख रहा है, इसको सॉल्व करने से पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। आंसर आपको कमेंट में पुट अप कर देना है। आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वर्क कर रहे हैं और आप कम्युनिटी में एक इवेंट हुआ है जिसमें आप गए हैं और वहाँ पे आपको बताना है कि बॉटुलिज्म जो है उससे कैसे क्या प्रिवेंट होना है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको जो लास्ट क्वेश्चन था अपना वो पूछा गया था, तो जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकता है। बाकी जिनको क्वेश्चन कम्प्लीटली समझ नहीं आया तो वो आप प्रीवियस सेशन में जाके और वहाँ से लास्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं जो अपन ने लास्ट में सॉल्व किया था। तो अपन थोड़ा सा फास्टली देखेंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि लेंथ इनके रेशनल्स होते हैं, लेंथ ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है, तो अपन थोड़ा सा फास्टली करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A client is admitted with an exacerbation of multiple sclerosis. The nurse is assessing the client for possible precipitating risk factor. Which factor, if reported by the client, should the nurse identify as being unrelated to the exacerbations? देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि एक पेशेंट है जो कि एक्सरबेशन किसके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस उसको हो रखा है, उससे एक्सरबेशन पेशेंट को हो रखा है, वो पेशेंट आपके पास में एडमिट हुआ है। उस पेशेंट को जब आप क्या करते हैं, असेस करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेटिंग जो रिस्क फैक्टर है एक्सरबेशन से रिलेटेड मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, वो आपने असेस किए एज ए नर्सिंग ऑफिसर। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो कौन सा फैक्टर है जो आपने उस क्लाइंट में देखा है जो कि एक्सरबेशन से रिलेटेड नहीं है, यानी कि अनरिलेटेड है, उसको आपने देखा है इसलिए आपको पता भी है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप कर रहे हैं, तो कौन सा एक एक्सरबेशन से अनरिलेटेड फैक्टर है वो आपको बताना था। पहला ऑप्शन देखिएगा, एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, नेक्स्ट इंजेक्शन ऑफ इंक्रीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, एन एस्टेब्लिश्ड रूटीन फॉर वॉकिंग 2 miles ईच इवनिंग। नेक्स्ट है ए रिसेंट पीरियड ऑफ एक्सट्रीम आउटसाइड एम्बियंट टेम्परेचर्स। देखिए क्वेश्चन में आपको सिंपल से ये पूछा गया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट को हो रखा है और उसको एक्सरबेशन भी हो रखा है, वो आपके पास में एडमिट हुआ है, उसके रिस्क फैक्टर्स आप असेस कर रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर। अब यहाँ पे ये आपको बोला गया है कि नर्स आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर, मतलब जब आपने रिस्क फैक्टर असेस किया है तो कौन सा एक एक्सरबेशन से अनरिलेटेड है, मतलब रिलेटेड नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इंजेक्शन ऑफ इंक्रीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनके इंक्रीज इंजेक्शन को लेकर ये एक रिस्क फैक्टर नहीं है, यानी कि ये एक्सरबेशन से अनरिलेटेड है। बाकी सारे के सारे एक्सरबेशन से क्या है, रिलेटेड है। चलिए इसका रेशनल भी देख लेते हैं। द ऑनसेट ऑफ एक्सरबेशन of multiple sclerosis can be preceded by the number of different factors including physical stress. एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, वैक्सीनेशन, एक्सेसिव एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, फैटिग, इन्फेक्शन, फिजिकल इंजरी, प्रेगनेंसी, एक्सट्रीम इन एनवायरनमेंट, टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे मतलब ऑल ओवर जो जितने भी फिजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, फैटिग, इन्फेक्शन, जो भी डिफरेंट जो भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक्सरबेशन हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कंडीशन में, वो सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे हैं, एक जो नहीं था वहीं आपको पूछा गया था कि एक्सरबेशन से कौन सा एक अनरिलेटेड फैक्टर है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के इंक्रीज इंजेक्शन। वो आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नो मेथड टू प्राइमरी प्रिवेंशन आर नॉन, intake of fruits and vegetables is a healthy and an unrelated item। तो ये अनरिलेटेड है, मतलब कोई भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स खाता है तो वो तो पर्सन के लिए हेल्दी, मतलब जो भी पर्सन इनका इंजेक्शन करता है तो वो तो हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पे इसका कोई इससे लेना देना नहीं है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के एक्सरबेशन से। बाकी सारे सारे फैक्टर्स है जो एक्सरबेशन कॉज करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए 4-year-old child
who presents to the emergency department with a suspected meningitis. The nurse suspect the child has septic meningitis, which assessment finding support this suspicion. देखिए एक 4 साल का बच्चा है जिसको आप केयर दे रहे हैं और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है। वो सस्पेक्टेड है किससे? मेनिंजाइटिस से। सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस से है। इसके बाद नर्स ने उसको देखा है। देखने के बाद नर्स को ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को यानी कि इस बच्चे को क्या हो रखा है? सेप्टिक मेनिंजाइटिस, यानी कि ये सस्पेक्टेड है। ये पहले भी मेनिंजाइटिस से सस्पेक्टेड था, बट नर्स ने इस पेशेंट को देखा है। नर्स के देखने के बाद नर्स को ऐसा पता लगा है कि इसको सेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो भाई नर्स जब भी बता पाएगी जब उसको पता होगा कि सेप्टिक मेनिंजाइटिस में होता क्या है। तो यहाँ पे यही तो पूछा गया है, विच असेसमेंट फाइंडिंग सपोर्ट, मतलब कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग आपने देख ली है। मेनिंजाइटिस से वो सस्पेक्टेड था, लेकिन आपने ये कह दिया है कि सेप्टिक मेनिंजाइटिस इसको हुआ है। तो ऐसी कौन सी फाइंडिंग आपने देखी है जिसके बेसिस पे आपने ये कहा है कि सेप्टिक मेनिंजाइटिस इस बच्चे को हो रखा है, यानी सस्पेक्टेड है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, रिसेंट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ ए स्टिफ नेक। नेक्स्ट है पर्पल स्किन रेस। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ फोटोफोबिया। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, पर्पल स्किन रेसेस। अगर बच्चे की स्किन पे दिखाई दे रहे हैं जो कि सस्पेक्टेड है मेनिंजाइटिस से, तो आप कह सकते हैं बच्चे को क्या हुआ है? सेप्टिक मेनिंजाइटिस हुआ है। तो ये फाइंडिंग आपको बता देनी है। पर्पल स्किन रेसेस इज द असेसमेंट फाइंडिंग दैट सपोर्ट्स टू नर्स सस्पिशन दैट ए 4-year-old चाइल्ड हैज सेप्टिक मेनिंजाइटिस। यानी आपने जो स्किन रेसेस देखे हैं पर्पल टाइप के, ये इंडिकेट करता है कि 4 साल के इस बच्चे को क्या हुआ? सेप्टिक मेनिंजाइटिस हुआ है। पर्पल रेस, आगे देखिए पर्पल रेस के बारे में। पर्पल या फिर ब्लॉची रेसेस आर लुक्स लाइक ब्रूजिंग इज ए साइन ऑफ मेनिंजाइटिस एंड शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली। मतलब मेनिंजाइटिस अगर किसी बच्चे को होता है और उसमें अगर पर्पल रेसेस वगैरह देखने को मिलते हैं, तो इस बच्चे को यानी कि ये सस्पेक्टेड होता है किससे? सेप्टिक मेनिंजाइटिस से, और इस बच्चे को इमीडिएटली ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। ऐसे अगर कोई भी बच्चे आते हैं तो उनको तुरंत इमीडिएटली ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a nurse is caring for a client admitted to the hospital for a total hip replacement. In preparing the post-operative plan of care for this client, the nurse recognizes which goal as the highest priority. देखिए पेशेंट है जो कि एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, जिसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट होनी है, यानी हो चुकी है, और उसके बाद में आप उस पेशेंट को क्या दे रहे हैं? केयर दे रहे हैं। अब आगे देखिए, इस पेशेंट का ऑपरेशन हुआ यानी सर्जरी हुई, और इसको पोस्ट ऑपरेटिव प्लान जो केयर है वो आपने डेवलप किया है और वो आपको बताना है। अब वहाँ पे यही तो पूछा गया कि नर्स जानती है कि जो गोल आपका होगा इस पेशेंट के लिए, जो आप पोस्ट ऑपरेटिव प्लान ऑफ केयर तैयार करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप किस गोल पे आपकी रहेगी, वही आपकी पूछी गई है। पहला ऑप्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ शॉक। नेक्स्ट है प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ प्रोस्थेसिस। नेक्स्ट प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रायोरिटी आपकी रहती है ना, वो रहेगी एयरवे कॉम्प्लिकेशंस या फिर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को बचाना। यानी ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई है, उसको पोस्ट ऑपरेटिव प्लान अगर आप केयर कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली जो आपकी गोल रहेगा या फिर जो आपकी केयर रहेगी वो क्या रहेगी? प्रिवेंट रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। देखिए आगे इसका रेशनल देखिए, द पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट विद ए टोटल रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट इज एट रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड फैट एम्बोलाई विच कैन ट्रेवल टू द लंग्स एंड कॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। देखिए जब भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी किसी पर्सन की होती है तो उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या फिर फैट एम्बोलाई होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, और अगर ये एम्बोलाई या फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बन जाता है तो ये ट्रेवल करते हुए कहाँ पे जा सकता है? लंग्स में जा सकता है, और लंग्स में जाके क्या कर सकता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कोज कर सकता है। आगे देखिए, विदाउट प्रॉपर टर्निंग कफ एंड डीप ब्रीदिंग निमोनिया एंड एटलैक्टेसिस में आकर, अगर आप प्रॉपर टर्निंग नहीं करते हैं कफिंग की, डीप ब्रीदिंग की, तो आप पेशेंट को क्या हो सकता है? न्यूमोनिया एंड एटलैक्टेसिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। सो प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, तो ये इतने प्रकार के जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस है इनको बचाना ही आपका क्या है? प्रायोरिटी गोल रहेगा। नेक्स्ट, रिमेंबर दैट
आगे यहाँ पे रिमेम्बर आपको मतलब याद करना है, याद रखना भी है। ABC जो है वो आपका सबसे प्रायोरिटी इंटरवेंशन होता है, यानी सबसे पहले एयरवे मेंटेन करना, उसके बाद ब्रीदिंग मेंटेन करना, उसके बाद सर्कुलेशन। तो ये आपका एक पैटर्न जो होता है, आप सभी ने इमरजेंसी केयर के अंदर पढ़ा होगा ABC के बारे में, तो ये आपको याद भी रखना है। ABC एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी because of the possibility of sudden death from the complications of DVT, deep vein thrombosis and pulmonary embolism। देखिए जो DVT और pulmonary embolism है ये बहुत ही खतरनाक वाले कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इनसे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो डेथ से बचाना है तो आपको क्या करना होगा, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करना होगा, यानी उनसे बचाना होगा, प्रिवेंट करना होगा, तो ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज परफॉर्मिंग an assessment on a client with Guillain-Barré syndrome. The nurse determine the which findings should be most concerned। एक पेशेंट है जिसका आप असेसमेंट कर रहे हैं और पेशेंट है गुइलेन-बारे सिंड्रोम का, तो बताइए यहाँ पे कौन सी वो फाइंडिंग है जो बहुत ज़्यादा या फिर मोस्ट कंसर्नेबल कंडीशन या फिर फाइंडिंग है, वो आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है डिफिकल्टी आर्टिकुलेटिंग वर्ड्स, नेक्स्ट है लंग्स वाइटल कैपेसिटी ऑफ 10 ml per kg, नेक्स्ट है पैरालिसिस प्रोग्रेस फ्रॉम द टोज टू द वेस्ट, नेक्स्ट है ए ब्लड प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम 110 टू 78 mmHg टू 102/70 mmHg। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी सबसे मोस्ट कंसर्नेबल फाइंडिंग है वो आपकी है लंग्स वाइटल कैपेसिटी। लंग्स वाइटल कैपेसिटी अगर 10 ml पर kg है तो ये बहुत ही ज़्यादा यानी मोस्ट कंसर्नेबल आपकी फाइंडिंग रहेगी GBS की कंडीशन के अंदर। चलिए इसका रेशनल देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइजेज आर ए मेजर कंसर्न विथ ए क्लाइंट विथ GBS, यानी गुइलेन-बारे सिंड्रोम है, इससे अगर कोई सफ़र कर रहा पेशेंट है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइजेज है वो सबसे ज़्यादा मतलब कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है, ये सीरियस कंडीशन GBS में देखने को मिल सकती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मोस्ट कंसर्नेबल फाइंडिंग है वो क्या रहेगी आपकी, लंग्स वाइटल कैपेसिटी। आगे देखिए, क्लाइंट्स ऑफन इज इंट्यूबेटेड एंड मैकेनिकली वेंटिलेटेड व्हेन ए वाइटल कैपेसिटी इज लेस देन 15 ml पर kg, यानी पेशेंट जो है वो इंट्यूबेटेड है या फिर मैकेनिकली वेंटिलेटेड है, तो वाइटल कैपेसिटी जो है वो लेस देन 15 ml पर kg हो सकती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, और फिर भी लेस देन जो है या फिर 10 ml पर kg वाइटल कैपेसिटी आ रही है, तो ये तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंसर्नेबल कंडीशन है। आगे देखिए, डिफिकल्टी आर्टिकुलेटिंग वर्ड्स एंड पैरालिसिस प्रोग्रेशन फ्रॉम द टॉज टू वेस्ट आर एक्सपेक्टेड, यानी कि अगर गुइलेन-बारे सिंड्रोम होगा तो उसमें वर्ड्स के आर्टिकुलेटिंग में डिफिकल्टी भी होगी, पैरालिसिस जो है वो प्रोग्रेशन भी होगा, ये नॉर्मल है GBS के अंदर। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ पैरालिसिस दैट अकर्स, बाकी आगे यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पैरालिसिस है उसके डिग्री पे डिपेंड करेगा कितना क्या GBS जो है उसका इफेक्ट बॉडी में हुआ है। आगे, although orthostatic hypotension is a problem with these clients, BP drops in option for less than 10 mmHg and is not significant। जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की यहाँ पे ये फाइंडिंग दी हुई है, ये भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली है बात वो है लंग्स कैपेसिटी जो है वो 10 ml पर kg आ रही है। तो लंग्स वाइटल कैपेसिटी अगर ये आ रही है यानी कि मोस्ट कंसर्नेबल फाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a client with traumatic brain injury is able with eye closed to identify a set of keys placed in his and her hands. On the basis of this assessment finding, the nurse determined that there is a appropriate function for which lobe of the brain। देखिए एक पेशेंट है जिसकी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है और वो एबल है किसके लिए, आइज़ को क्लोज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब आप क्या करवा रहे हैं, आइज़ को क्लोज करवा रहे हैं और कुछ उसके हैंड्स के अंदर आप कीज़ रख के और उसको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि कौन सी चीज़ है क्या है। तो ये जो आप ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के इस पेशेंट में आप जो भी असेसमेंट इस प्रकार से कर रहे हैं, ये आपको ये पूछना चाह रहा है आगे कि आप कौन सी लॉब यानी कि ब्रेन की कौन सी वो लॉब है जिसकी आप फंक्शनिंग को आप चेक कर रहे हैं। इस असेसमेंट के थ्रू आप ब्रेन की कौन सी लॉब के जो फाइंडिंग है उसको आप चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है फ्रंटल, नेक्स्ट पैराइटल, नेक्स्ट ऑक्सीपिटल, नेक्स्ट टेम्पोरल। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पैराइटल लॉब। जो पैराइटल लॉब है उसका असेसमेंट को यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे द एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय टच इज कॉल्ड स्टेरोग्नोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म भी आप याद रखिएगा
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी एबिलिटी को टच करके आप पता नहीं लगा पा रहे हैं, सॉरी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एबिलिटी को आप टच करके पता लगा रहे हैं, मतलब वो क्या है आपकी स्टेगनोसिस। ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा। विच इज़ ए फंक्शंस ऑफ द राइट पैरेटल एरिया, और ये जो फंक्शन होता है ना स्टेगनोसिस का, वो राइट पैरेटल एरिया का होता है। तो यहाँ पे पैरेटल लॉब जो है वो तो आपका सही जवाब हो जाएगा। द पैरेटल लॉब ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पाशियल ओरिएंटेशन एंड अवेयरनेस ऑफ द साइज एंड शेप। जो आपकी पैरेटल लोब है ना ब्रेन की, वो ओरिएंटेशन जो स्पाशियल ओरिएंटेशन और अवेयरनेस, साइज और शेप की अवेयरनेस वगैरह और उसके ओरिएंटेशन के बारे में पूरी जानकारी रखती है आपकी पैरेटल बोन, और वहीं आपको मैसेज करेगी तभी आप बता पाएंगे। नेक्स्ट, द लेफ्ट पैरेटल एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिक्स एंड राइट लेफ्ट ओरिएंटेशन। जो भी आपकी कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती है ना, वो सारी सारी किस्में होती है आपकी लेफ्ट पैरेटल एरिया के अंदर होती है। साथ ही साथ राइट और जो लेफ्ट दोनों का जो ओरिएंटेशन होता है वो भी आपके लेफ्ट पैरेटल एरिया में ज़्यादा होता है। आप बाकी जो लॉब्स है ब्रेन की, उनका कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। The nurse is caring for a client who is transurethral resection of the prostate यानी कि TURP. The client has three-way irrigation catheter in place, which observation would indicate the need to slow the irrigation. देखिए एक पेशेंट है TURP का यानी कि ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट हुई है, और ऐसे पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। इस पेशेंट को 3-वे इरिगेशन कैथेटर लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये बोला गया है जब आप इरिगेशन कर रहे हैं क्या ऑब्जर्व करेंगे, विच ऑब्जर्वेशन वुड इंडिकेट नीड टू स्लो द इरिगेशन, यानी जब इरिगेशन आप करेंगे तो स्लो करने की जरूरत है। कौन से ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद आप इरिगेशन को स्लो करेंगे। पहला ऑप्शन क्लॉट्स इन यूरिन, नेक्स्ट ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट क्लियर यूरिन, नेक्स्ट ब्लड स्पाज्म। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्लियर यूरिन। क्लियर यूरिन जब तक नहीं आई तब तक आपको इरिगेशन को स्लो नहीं करना। अगर क्लियर यूरिन आ रहा है तो आपको क्या कर देना है, इरिगेशन को स्लो कर देना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। बाकी जो अलग अलग आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनका कोई यहाँ पे रिलेशन से नहीं है। द इरिगेशन इज रेगुलेट सो दैट द यूरिन इज फ्री फ्रॉम क्लॉट एंड स्लाइटली पिंकिंग व्हेन इट इज बिकम क्लियर आफ्टर सर्जरी दिस फ्लूइड इज गोइंग टू फास्ट एंड नॉट क्लियरिंग एंड ब्लड क्लॉट्स इफेक्टिवली। यहाँ पे मतलब अगर किसी प्रकार का क्लॉट आ रहा है या फिर पिंक कलर जो कलर है वो चेंज आ रहा है तो आपको तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इरिगेट करके और उसको साफ कर देना है। लेकिन अगर क्लियर यूरिन जो है वो आ रहा है या फिर क्लियर फ्लूइड जो है वो दिखाई दे रहा है, मतलब आपको जो इरिगेशन आप कर रहे हैं उसको स्लो करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपको जो स्पीड से जो बोला गया है उतने स्पीड से आपको इरिगेट करना ही। बट अगर क्लियर यूरिन आ रहा है मतलब उसको स्लो करने की ज़रूरत है, किसको, इरिगेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The nurse notes that the client is a who has suffered from a brain injury, has a adequate heart rate, blood pressure, fluid balance, and body temperature. Based on these clinical findings, the nurse determines that which brain area is functioning properly. देखो भाई ब्रेन लोब, जो ब्रेन की जो लॉब्स है एंड ब्रेन के जो भी एरियाज हैं उनकी फंक्शनिंग को लेकर यहाँ पे अपन 2-3 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन ये है कि ब्रेन की इंजरी हुई है पेशेंट की और उसके जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, फ्लूइड बैलेंस है, बॉडी टेम्परेचर है, वो क्या है, एडिक्वेट है। अब यहाँ पे ये बोला गया है बेस्ड ऑन दिस क्लिनिकल फाइंडिंग। क्लिनिकल फाइंडिंग आपको क्या दी गई है, हार्ट रेट एडिक्वेट है, ब्लड प्रेशर भी एडिक्वेट है, फ्लूइड बैलेंस भी एडिक्वेट है, बॉडी टेम्परेचर भी एडिक्वेट है। इस फाइंडिंग के तौर पे आपको ये बताना है, जो फाइंडिंग आपको बताई गई इसके हिसाब से आपको बताना है कि ब्रेन के एरिया कौन सा वो एरिया है जिसकी फंक्शनिंग प्रॉपरली हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला ऑप्शन है थैलेमस, नेक्स्ट हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट लिम्बिक सिस्टम, नेक्स्ट रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो सारे के सारे रेगुलेट करता है आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस जो है वो सही है। देखिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फंक्शन सच एज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो यानी कि ये सारे के सारे जो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको करने में जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है, हाइपोथैलेमस की। द थैलेमस इज एक्ट्स एज ए रियली स्टेशन
फॉर सेंसरी एंड मोटार इन्फॉर्मेशन, द लिम्बिक सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस। देखिए जो थैलेमस है ना, वो आपके सेंसरी और जो मोटार इन्फॉर्मेशंस होती है उनका स्टेशन होता है। लिम्बिक सिस्टम जो है वो इमोशंस को कंट्रोल करता है, एंड जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो रेस्पॉन्सिबल होता है स्लिप वैक साइकिल। कब सोना है, कब उठना है, कब नींद आएगी, कब जगोगे, वो सारा का सारा आपका रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग जो सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देखिए जो थैलेमस है वो आपके सेंसरी मोटार इन्फॉर्मेशन को जो है कंट्रोल करेगा, लिम्बिक सिस्टम आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा, और जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो स्लीप वैक साइकिल को मतलब कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विथ ए ब्रेन स्टेम इंजरी in addition to obtaining the client's vital signs and determining the Glasgow Coma score, what priority intervention should the nurse plan to implement? तो यहाँ पे देखिए एक पेशेंट है जिसकी ब्रेन स्टेम इंजरी हो रखी है और आप पेशेंट के वाइटल साइंस चेक कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्लासगो कोमा स्कोर भी चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बोला गया कि प्रायोरिटी इंटरवेंशन है वो आप एज नर्सिंग ऑफिसर क्या इंप्लीमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है चेक क्रेनियल नर्व फंक्शनिंग, नेक्स्ट डिटरमाइन द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, नेक्स्ट ड्रॉ ब्लड फ्रॉम आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस, नेक्स्ट परफॉर्म ए पल्मोनरी वेज प्रेशर मेजरमेंट, जिसको PWP एम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये जो PWPM है यानी पल्मोनरी वेज प्रेशर, PWP वैसे शॉर्ट में यही कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में भी आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, ड्रॉ ए ब्लड फ्रॉम आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस। यानी ब्रेन स्टेम इंजरी हुई है, आप वाइटल साइंस चेक करें, साथ ही साथ ग्लासगो कोमा स्केल भी आपने चेक किया। अब यहाँ पे आगे आपका क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगा, भाई जो ABG है यानी कि आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस है वो आपको यहाँ पे करना है इस पेशेंट का। असेसमेंट शुड बी स्पेसिफिक फॉर द एरिया ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व, द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, आपके ब्रेन स्टेम में। असेसिंग ए रेस्पिरेटरी स्टेटस इज द प्रायोरिटी फॉर ए क्लाइंट विद ए ब्रेन स्टेम इंजरी। अगर ब्रेन स्टेम इंजरी किसी पर्सन को होती है, उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस असेस करना क्या है यहाँ पे प्रायोरिटी, यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। द एक्शन इज रिमेनिंग ऑप्शंस आर नॉट अप्रोप्रिएट, बाकी जो ऑप्शंस है वो कोई अप्रोप्रिएट नहीं है, तो बाकी को आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। और यहाँ पे ABG यानी आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस करके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सेचुरेशन, वो सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, which nursing interventions should the nurse implement when administering a medications through a nasogastric tube? NG ट्यूब एक पेशेंट को लगी हुई है, उसको आपको क्या करनी है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब नर्स क्या करेगी ये आपको पूछा गया। पहला ऑप्शन ऑफ place the client in a high folder position for medication administration, next flush the tubing between administered medications, next turn the client onto the their left side after medication administration, next mix the medication directly into the tube feeding। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, जब भी एडमिनिस्टर मतलब जो मेडिकेशन है वो दी जा रही है, बीच बीच में आपको क्या करना है, ट्यूब को फ्लश करते रहना है, ताकि जो मेडिकेशंस के जो भी पार्टिकल्स है ड्रग्स के वो उसके चिपके ना, यानी उसके चिपके रह जाते कई बार जो ट्यूब है उसकी। तो ये आपको काम करना है, जिससे क्या नहीं होगा, जो भी ड्रग्स के पार्टिकल्स होंगे वो कंप्लीटली जो है बॉडी के अंदर जाएंगे और अपना एक्शन करेंगे। तो फ्लश करते रहना है ट्यूब को जब भी आप मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करें तब। देखिए यहाँ पे द NG ट्यूब शुड बी फ्लश्ड विथ अप्रोप्रिएट फैसिलिटी, प्रोवाइड अमाउंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन मेडिकेशंस, द अमाउंट ऑफ फ्लशिंग सॉल्यूशन शुड बी एडेड टू इनटेक अमाउंट। साथ ही साथ यहाँ पे फ्लश करने के दो फायदे, एक तो देखो जो मेडिकेशंस जो है ड्रग है उसके जो भी पार्टिकल्स हैं, यानी आपने वैसे तो क्रश करके आपने दी है, बट वो कुछ से जो उसके ड्रग्स के जो भी स्मॉल पार्टिकल्स है वो ट्यूब के लगे रह सकते हैं, वो तो साथ में जाएंगे जाएंगे, साथ ही साथ जो फ्लूइड का बैलेंस है ना वो भी बना रहेगा, जितनी फ्लूइड की ज़रूरत है वो भी उसको मिलती रहेगी, तो इनटेक अमाउंट जो है वो भी ऐड होता रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारी सेशन का, द नर्स हैज जस्ट रिसीव्ड ए क्लाइंट फॉर ए स्पेशल प्रोसीजर लेब फ्रॉम फॉर ए लीवर बायोप्सी, व्हाट द पोजीशन चॉइस फॉर दिस क्लाइंट पोस्ट प्रोसीजर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये रिसेंटली एम्स में पूछा भी गया था, यहाँ पे शायद लिखा नहीं, कोई बात नहीं, ये रिसेंटली एम्स में पूछा भी गया था पिछले नॉर्सेट में, कि एक पेशेंट है जिसकी लीवर बायोप्सी हुई है और लीवर बायोप्सी होने के बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट प्रोसीजर लिखा है, यानी कि लीवर बायोप्सी होने के बाद उसको कौन सी पोजीशन देनी है, ये आपको पूछा गया था।
पहला ऑप्शन है फॉलोअर पोजीशन, राइट साइड, नेक्स्ट लेफ्ट साइड, नेक्स्ट प्रॉन। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा राइट साइड। पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, राइट साइड पोजीशन देनी है। इसके जस्ट नीचे वाला भी एम्स नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा और हमारे इस सेशन को देखकर अपने साथी लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए और वो भी याद कर ले, ताकि उनके नॉर्सेट में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।